बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम सूरत केस के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं 6 मार्च 2021 को सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 20 साल पुराना एक केस रिहा कर दिया। आप जानते हैं कि पुलिस ने उस केस में कुल 127 लोगों को सिमी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया था। आइए जानते हैं कि वो केस क्या है और किन बुनियादों पर अदालत ने इन 127 मुसलमानों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अट्ठाईस दिसंबर 2001 को सूरत की पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले राजश्री हॉल के पास आते हैं। कहा जाता है कि उन्हें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस हॉल में सिमी के लोग जमा हैं और वहां खुफिया तौर पर सेमिनार करने जा रहे हैं। पुलिस उस हॉल पर रेड मारती है और वहां पर मौजूद 127 लोगों को गिरफ़्तार कर लेती है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 3, 10, 13 और 15 के तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरे दिन सूरत की लोकल अदालत में इन 127 लोगों को पेश करके पुलिस कस्टडी हासिल कर ली जाती है और पुलिस कस्टडी के बाद इन 127 लोगों को गुजरात की मुख्तलिफ़ जेलों में बंद कर दिया जाता है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि ये तमाम के तमाम लोग जो मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से सूरत आए थे, ये तमाम के तमाम लोग सिमी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिमी के मेंबर्स हैं। ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है। ये सिमी की हिमायत में और उसके सपोर्ट में वहाँ जमा हुए थे। ये लोग सिमी के नज़रियात को और उसकी गैर कानूनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। ये लोग जो आए थे उनके पास सिमी के ब्लैंक फॉर्म्स और सिमी का लिटरेचर भी पुलिस ने ज़ब्त करने का दावा किया। उसके बाद पुलिस इस केस में चार्जशीट फाइल करती है और ये मुकदमा सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है। 20 साल ये मुकदमा कोर्ट में चलता है और आपको सुन के हैरत होगी कि इन 20 सालों में 20 गवाह पुलिस पेश करती है। यानी एक गवाह को पेश करने के लिए पुलिस 1 साल का अरसा लगा देती है। इन 20 सालों में जो गवाह कोर्ट में आए उनमें अक्सर पुलिस वाले या पंच थे, जिन्होंने पुलिस की उन पंचों ने पुलिस की जो कहानी है उसको मानने से इनकार कर दिया और उनको हॉस्टाइल करार दिया गया। अदालत ने ये महसूस किया कि पुलिस अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम है। पुलिस का ये इल्ज़ाम है कि ये सिमी के मेंबर्स है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट सबूत अदालत में नहीं पेश किया जा सका जो इस बात को साबित करे कि ये सिमी के मेंबर्स है या सिमी के लिए काम करते रहे हैं या सिमी की मीटिंग या सिमी के खुफिया सेमिनार को अटेंड करने के लिए वहाँ जमा हुए थे। जो लोग गिरफ़्तार हुए उन मुलज़िमीन का ये दावा है कि वो सब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से एक तालीमी सेमिनार को अटेंड करने के लिए सूरत में जमा हुए थे। उनका कहना है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के तहत ये लोग 3 दिन के लिए वहाँ जमा हुए थे, जो एक ओपन प्रोग्राम था और जो एक तालीम पर जहाँ पर बहस व मुबाहिसा होने वाला था। इनका कहना है कि 29, 30 और 31 दिसंबर 2001 को वहाँ पर 3 दिन का तालीमी सेमिनार होने वाला था, लेकिन सेमिनार शुरू होने से पहले ही पुलिस ने 28 तारीख की रात को इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस कस्टडी और अदालत के सामने इन्होंने को पेश किया और उनकी पुलिस कस्टडी हासिल कर ली। आप जानते हैं कि UAPA लगाने से पहले पुलिस को मरकज़ी हुकूमत से ऑर्डर या सैंक्शन लेना होता है, लेकिन इस केस में मरकज़ी हुकूमत से सैंक्शन प्रॉपर चैनल से नहीं लिया गया। जिस वक्त पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की उस वक्त भी सैंक्शन नहीं लिया गया था। हालांकि कानून ये कहता है कि सैंक्शन लेना ज़रूरी है और अगर सैंक्शन नहीं लिया गया है तो कोई भी अदालत चार्जशीट का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कानून ये भी कहता है कि आईओ जो है उसका
सैंक्शन लेने की कोशिश करे और मरकज़ी हुकूमत उसका सैंक्शन दे। लेकिन इस केस में आईओ ने सैंक्शन लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सूरत के पुलिस कमिश्नर ने एक लेटर भेजा और गुजरात के सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर के सैंक्शन दिया। हालांकि वो सैंक्शन देने के मजाज नहीं थे। यानी पूरा जो सैंक्शन लिया गया है या ऑर्डर लिया गया है वो बिल्कुल भी गलत और गैर कानूनी था, बैड इन लॉ था। उसके अलावा हम जानते हैं कि इस केस में जो दिफाई वकील थे उनका कहना ये था कि 27 सितंबर 2001 को मरकज़ी हुकूमत ने सिमी पर बैन लगाया है और उसके लिए उसके कन्फर्मेशन के लिए ट्रिब्यूनल बिठाया गया है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अभी तक बैन को कंफर्म नहीं किया, इसलिए भी इन पर ये केस कायम नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने ये बात मानने से इनकार कर दी। प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये लोग सिमी के मेंबर्स हैं और सिमी की एक्टिविटी को ही जारी रखे हुए थे। अब ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये साबित करें कि ये सिमी के मेंबर नहीं थे और सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अब उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करें। इसकी मिसाल इस तौर पे समझिए कि अगर कोई रेलवे में सफ़र कर रहा है और उसको पकड़ लिया गया है और उस पर इल्ज़ाम ये है कि वो बिना टिकट के सफ़र कर रहा था, तो अब उस शख्स पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो साबित करे कि उसके पास टिकट था। बर्डन ऑफ प्रूफ उस मुसाफिर पर होता है, लेकिन इस केस पर सेक्शन 106 लागू नहीं होती, क्योंकि जो मुलज़िमीन जमा हुए थे वो किसी सिमी के नाम पर जमा नहीं हुए थे, सिमी का कोई बैनर नहीं था और सिमी का कोई प्रोग्राम वो लोग करने नहीं जा रहे थे। इसके अलावा इस केस में बहुत सारी खामियां पाई गई। जो पंचनामे अदालत में पेश किए गए पुलिस की तरफ से, वो तमाम पंचनामे उसमें बहुत सी कानूनी खामियां पाई गई है। जिन पंचों की साइन ली गई है उन पंचनामों पर और पुलिस ने दावा किया है कि राजश्री हॉल में वो इसी में लिटरेचर ज़ब्त करते वक्त वो पंचनामे तरतीब दिए गए थे, लेकिन जो साइन की गई है पंचों का कहना है कि वो साइन उनसे या तो पुलिस स्टेशन में ली गई है या तो बाद में ली गई है, और जब उनसे साइन ली गई तो उन्हें पढ़कर नहीं बताया गया कि उन पंचनामों में क्या लिखा गया है। पुलिस का कहना है कि हॉल से सिमी लिटरेचर ज़ब्त किया गया और किताबें ज़ब्त की गई, लेकिन पुलिस ने उन उर्दू किताबों का तर्जुमा नहीं किया और किसी भी एक्सपर्ट से उसकी राय नहीं ली गई, और ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि वो लिटरेचर सिमी से ताल्लुक़ रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड का ये 8वां सेमिनार था जो सूरत में मुनाकिद हो रहा था और जहाँ पर ये 127 लोग उसमें शिरकत के लिए आए थे। यानी इससे पहले 7 सेमिनार मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो चुके थे। मुलज़िमीन का ये भी कहना है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड एक लीगल बोर्ड है जिसका सदर दफ्तर दिल्ली में है और जिसकी एक्टिविटी तालीमी शोबे में बिल्कुल ओपन है, लेकिन पुलिस ने इस सदर दफ्तर की कोई तफ्तीश नहीं की और अदालत में गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड नाम की कोई चीज़ या कोई दफ्तर मौजूद नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड आज भी एक्टिव है और उसके बहुत से दफातर मुल्क की मुख्तलिफ़ हिस्सों में कायम। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने ये बात लिखी है अपने जजमेंट में कि ये तमाम मुलज़िमीन एक तालीमी प्रोग्राम के लिए पुरअमन तरीके से बग़ैर हथियारों के जमा हुए थे, जिन्हें सेमिनार शुरू करने से पहले ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और एक झूठा मुकदमा बनाया। अदालत ने इन तमाम मुलज़िमीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग बेगुनाह हैं। अदालत ने ये बात लिखी है कि शक कितना ही मजबूत हो लेकिन वो सबूत की जगह नहीं ले सकता और मजबूत शक की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। आप जानते हैं कि 27 सितंबर 2001 को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर पहला बैन लगा था और उसका सेकंड बैन या दूसरा बैन जो है 26 सितंबर 2003 को लगा। और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल हुकूमत ने बिठाया उस ट्रिब्यूनल में जस्टिस R.C. चोपड़ा ने पूरे मुल्क का दौरा किया और सिमी के ख़िलाफ़ जो शवाहिद थे उसको देख करके अपना फ़ैसला सुनाया।
जब यह ट्रिब्यूनल गुजरात पहुंचता है तो गुजरात में वहां की पुलिस जो है सूरत के इस केस के कागजात पेश करती है और ये कहा जाता है कि ये लोग सूरत में गैरकानूनी तौर पर जमा हुए थे और सिमी की एक्टिविटी कर रहे थे बैन लगने के बावजूद, इसलिए इन पर मज़ीद 2 साल के लिए बैन लगाया जाना चाहिए, जो कि जायज़। सेकंड बैन में जो ट्रिब्यूनल पेश किया गया उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 71 श्री MG पंचोली, जिनका ताल्लुक़ गुजरात पुलिस से है और वो ACB से ताल्लुक़ रखते हैं अहमदाबाद की, वो जाते हैं और वहाँ गवाही देते हैं और सूरत केस के तमाम कागजात ट्रिब्यूनल के सामने पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि पाबंदी लगने के बावजूद भी ये लोग सिमी के नाम पर एक्टिविटी करते रहे हैं, इसलिए उस पर मज़ीद 2 साल की पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जस्टिस RC चोपड़ा इस गवाही को कबूल करते हैं और मज़ीद 2 साल के लिए सिमी पर पाबंदी कंफर्म कर दी जाती है। सवाल ये है कि अगर सूरत का ये केस झूठा था, जो आज साबित हो चुका है, तो फिर जो ट्रिब्यूनल में जो गवाही पेश की गई है वो गवाही भी झूठी थी और उस झूठी गवाही की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल ने सिमी पर 2 साल के लिए पाबंदी बढ़ा दी, जो कि कानून की निगाह में जायज़ नहीं है। शुक्रिया।